Mammals and birds are known to produce hypertonic urine. That means highly concentrated urine. For that, they have a mechanism to deal with this, how to produce hypertonic urine and absorb as much water as possible. For this, the mechanism is counter current mechanism. काउंटर का मतलब है ऑपोजिट, विपरीत. करंट यानी फ्लो, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड. तो ऑपोजिट मूव करता है जब फ्लूइड, तो उस मैकेनिज्म को काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं. मैमल्स और बर्ड्स में ये मिलता है और हाइपरटोनिक बनाता है यूरिन को. पर कैसे? इसके दो तरीके हैं. पहला तरीका है थ्रू द वासा रेक्टी, the small capillaries, network of capillaries, vasa recti. वो कैसे? ये है कॉर्टेक्स वाला एरिया, ये है मेडुला एरिया किडनी का, और इसमें पड़ा है ये येलो कलर का नेफ्रॉन जो बनाया मैंने. ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ब्रिंगिंग द ब्लड, और ये ले जा रहा है ब्लड इफरेंट आर्टेरियोल, और बीच में है ये ग्लोमेरुलस. Efferent arteriole is further producing lot many capillaries नीचे जाते हुए. और ये देखिए आप, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले शुरू हो गया यहाँ पे. ये जो येलो येलो वाला, ये वाला डिसेंडिंग लूप है ना हेनले का, इसके यहाँ पे देखो इफरेंट आर्टेरियोल में से ये जा रही है वेसल, और ये मुड़ गई है, नीचे जा रही है, नीचे को जा रही है. देखो ये ऊपर है ट्यूब, और इसके नीचे से जा रही है ये वासा रेक्टा, दिस पाइप ब्लड वेसल, और ये अब मुड़ गई है, घूम के आ गई है, और ऊपर से आ गई है इसके, किसके? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के, अब ऊपर से आ गई है. तो ऐसे घूम के आ रही है, देखो एक वासा रेक्टा. तो इफ़ यू लुक एट दिस शेप, ये एक यू शेप्ड पाइप है, इजंट इट? यू शेप ट्यूब है, जिसमें जब ब्लड चल रहा है तो नीचे को जा रहा है. तो यही वाली वासा रेक्टा मैंने अगर यहाँ दिखाई है आपको, तो इसमें ब्लड जा रहा है नीचे को, इस लिम्ब में, लिम्ब है ना, इस वाली ट्यूब में, और इसी की दूसरी आर्म, दूसरे लूप या दूसरी लिम्ब में ऊपर को जा रहा है लिक्विड, ब्लड ऊपर जा रहा है. एक साइड में ब्लड नीचे जा रहा है, एक लिम्ब में, और एक लिम्ब में ब्लड ऊपर जा रहा है, यानी कि ऑपोजिट चल रहा है फ्लूइड. तो जब भी किसी यू शेप्ड पाइप में, ट्यूब में लिक्विड चलेगा, तो एक तरफ वो नीचे को जाएगा और एक तरफ वो ऊपर को जाएगा ही जाएगा, यानी दोनों लिम्ब्स में ऑपोजिट चलेगा. ऐसे वाले काउंटर फ्लो को, ऑपोजिट फ्लो को कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म. यानी कि ये जो वासा रेक्टी होती हैं, यहाँ पे कॉइल्ड कैपिलरीज होती हैं, वो क्या शो करती हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म शो करती हैं, क्योंकि वो कॉइल्ड होती हैं और वो यू शेप बना रही होती हैं. उनमें एक तरफ तो नीचे को जा रहा होता है लिक्विड, और एक तरफ ऊपर को, दोनों एरियाज में, दोनों लिम्ब्स में ऑपोजिट चल रहा होता है. Hence, counter current mechanism is shown by vasa recti. So what is happening here is, in this coiled tube, that Na plus, sodium ions, chloride ions, जो यहाँ पड़े हुए हैं मेडुला में, देखो जगह जगह सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस पड़े हुए हैं. तो ये घुसे जा रहे होते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, घुस रहे हैं देखो एक लिम्ब के अंदर, और दूसरे लिम्ब से ये बाहर हो रहे हैं, टाटा बाय बाय हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं. तो दोनों लिम्ब्स ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं. एक लिम्ब तो ले रहा है सोडियम और क्लोराइड को, ले पा रहा है, और दूसरा लिम्ब, ये ऊपर जाने वाला लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, मूविंग टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स, ये वाला लिम्ब जिसका मुंह कॉर्टेक्स की तरफ है, वहाँ से सोडियम और क्लोराइड आयंस निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं.
यानी इस वासा रेक्टा में, इस कॉइल्ड ट्यूब में, कैपिलरी में, यहाँ पे कौन घुस रहा है? सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस घुसे जा रहे हैं इस लिम्ब में, डिसेंडिंग लिम्ब में, इजंट इट, जिसमें ब्लड भरा हुआ है। और यही ब्लड जब ऊपर आ रहा है तो कॉर्टेक्स की तरफ इसका मुंह है, देखिए कॉर्टेक्स की तरफ जा रहा है ये इसका लिम्ब, और अब इसमें से सोडियम और क्लोराइड आयंस निकल रहे हैं वापस। तो ये क्या माजरा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका पर्पस क्या है? वो इसलिए कि सोडियम और क्लोराइड यहीं बने रहें, मेडुला में ही बने रहें, आगे ना चले जाएं, कॉर्टेक्स में ना चले जाएं। ये मैकेनिज्म है काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो मदद कर रहा है मेडुला को हाईली कंसंट्रेटेड होने के लिए। और सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी क्वांटिटी, उनका अमाउंट। किस लिए? क्योंकि ये सब हो रहा है, देखो कि यहाँ क्लोराइड आयन, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस घुस रहे हैं, लेकिन वो यहीं से ही बाहर निकल के मेडुला में ही रह रहे हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि जब सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड आयंस इतने सारे पहले ही मौजूद हैं मेडुला में, वो उसी का ही तो हिस्सा थे जो अंदर घुसे थे, मेडुला का ही। तो ये क्या ड्रामेबाजी है कि ये झूले की तरह एक बार चढ़ गए झूले पे और फिर झूले से उतर गए, जी हम उतर रहे हैं, हम जा रहे हैं। ये क्या खेल है? जबकि ये हैं तो यहीं के बिलोंग करते, सारे मेडुला में ही थे। तो मेडुला में ही तो कंसनट्रेटेड था ही पहले मेडुला, और कंसंट्रेशन अच्छी खासी थी सोडियम और क्लोराइड आयंस की, मेडुला के अंदर पर्याप्त क्वांटिटी थी पहले ही। तो ये सब क्यों हो रहा है कि यहाँ से चढ़े और यहाँ से उतर गए इस लिम्ब से? वाई सो? इसका आंसर ये है कि अगर ये वाला मैकेनिज्म ना हो ना, ये झूले पे चढ़ने और झूले से उतर जाने का, इस तरह से सोडियम क्लोराइड के बाहर निकलने का ये मैकेनिज्म ना हो, तो क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बहुत सारे पड़े हैं, हाँ माना बहुत सारे पड़े हैं जी, मेडुला इज रिच इन सोडियम क्लोराइड आयंस, ठीक है। तो क्या होगा, कॉर्टेक्स में कम है सोडियम और क्लोराइड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस। तो क्या होगा, they will diffuse from their higher concentration, they will start going to the lower concentration automatically to the cortex, जो कि नहीं होना चाहिए किडनी में। हम ये नहीं चाहते कि मेडुला से सोडियम और क्लोराइड कॉर्टेक्स में चले जाएं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूरिन को आगे जाके कंसंट्रेटेड होना है, वो आपको पता चलेगा ऐसा सब क्यों हो रहा है। लेकिन मकसद क्या है कि सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस मेडुला में ही बहुत सारे बने रहें और ये भाग ना जाएं, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण ये एकदम से चलने ना लग जाएं बाहर को, कहाँ, कॉर्टेक्स की तरफ, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा है सोडियम क्लोराइड आयंस, तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे। उसको रोकने के लिए ना ये सब हंगामा हो रहा है, ये एक तरह की डिस्ट्रैक्शन हो रही है। क्या कि एक तरफ से घुसे सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, एक तरफ से निकल गए सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस। और मैंने आपको बताया था कि काउंटर करंट मैकेनिज्म का एक और तरीका भी है। देयर इज़ अनदर वे हाउ इट इज़ हैपनिंग इन आवर किडनीज, दिस मैकेनिज्म। एक तो है वासारेक्टी के द्वारा, और दूसरा आपको ढूंढना है इस डायग्राम में। वासा रेक्टा तो ये दिख रही है, एक कॉइल्ड ट्यूब, यू शेप स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्यूब, हाँ। लेकिन क्या इस डायग्राम में आपको कोई और भी इस तरह की पाइप, यू शेप्ड पाइप, यू शेप्ड ट्यूब नज़र आ रही है? देखना, हाँ, एक तो बहुत बड़ी क्लियर कट ये वाली पाइप है, ये वाली, ये ट्यूब, यानी कि लूप ऑफ हेनले is a very big example of U-shaped tube which will show counter current mechanism. तो इसमें एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है जिसमें फ्लूइड जा रहा है दोनों में ही, लेकिन ऑपोजिट चल रहा है, इसलिए कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। और ये सब क्यों हो रहा है? ताकि हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस हो सके
और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो सके, उस सब के लिए है ये मैकेनिज्म, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म। दिस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज़ परमिएबल टू वाटर, यानी ये जो लिक्विड इसके अंदर बह रहा है ना, ये जो लिक्विड जा रहा है इसमें, उसमें से ये पानी बाहर चला जाएगा इसमें से, तो इसको कहेंगे वाटर के लिए परमिएबिलिटी इसकी वॉल्स की। सो इट इज़ परमिएबल टू वाटर बट इट इज़ इम्परमिएबल टू सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, यानी कि इस लिक्विड के अंदर जो सोडियम पड़े हैं, जो क्लोराइड पड़े हैं, उनको ये बाहर नहीं जाने देता। ओके, अब इस लिम्ब में देखते हैं। ये है असेंडिंग लिम्ब, यानी ऑपोजिट वाला लिम्ब। इसमें बिल्कुल उलट है, विपरीत कहानी है कि इसमें वाटर के लिए परमिएबल नहीं है इसकी वॉल्स, वाटर को बाहर नहीं जाने देंगी इसकी दीवारें, इस लिक्विड के वाटर को। लेकिन यहाँ से कौन बाहर जा पाएंगे? सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, ये सब निकल पाएंगे इसमें से, बाहर आ पाएंगे। इस वाले असेंडिंग लिम्ब की बात कर रही हूँ। दैट मीन्स लूप ऑफ हेनले का ये जो ऊपर जाता हुआ लिम्ब है, आर्म है, इसमें से सोडियम क्लोराइड आयंस निकले जा रहे हैं, यानी कि उनका अमाउंट मेडुला में बढ़ता जा रहा है, क्वांटिटी, concentration of sodium ions and chloride ions is a lot, is too much due to this action कि यहाँ से निकले जा रहे हैं। अतः क्या होगा कि इस डिसेंडिंग लूप को देखो, इसके अंदर जो सोडियम क्लोराइड आयंस पड़े हैं वो कम हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू द आउटसाइड हेयर, थैंक्स टू दिस लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब के कारण सोडियम और क्लोराइड आयंस बढ़ गए हैं और अब वो इसमें बाहर से अंदर आने लग जाएंगे। उसकी बनाई नहीं है, जो परमेबिलिटी की बात हो रही थी वो अंदर वाले सोडियम क्लोराइड बाहर नहीं जा सकते यहाँ से, वो वाले अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर वाले तो अंदर आ सकते हैं पैसिवली। तो दे विल पैसिवली स्टार्ट डिफ्यूजिंग एंड एंटरिंग इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। किसकी बात कर रहे हैं? क्लोराइड आयंस और सोडियम आयंस, वो घुसने लग जाएंगे। क्यों पैसिवली क्यों डिफ्यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि अंदर कम है कंसंट्रेशन, सोडियम और क्लोराइड कम पड़े हैं, बाहर बहुत ज़्यादा पड़े हैं बनिस्मत। इफ़ दिस इज़ द केस सो दे विल एंटर एंड डिफ्यूज़ पैसिवली, यानी इस लिम्ब के अंदर सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस घुस चुके हैं in the liquid and they have started moving. The liquid is started moving to the ascending limb. Ascending limb में अब घुस चुका है वो फ्लूइड, वो लिक्विड फिल्ट्रेट, और अब उसमें से यहाँ से निकलने हैं क्या? सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस, क्योंकि दिस हैज़ द वॉल विच इज़ परमिएबल टू सोडियम एंड क्लोराइड, यानी कि फिल्ट्रेट में से सोडियम क्लोराइड निकलेंगे यहाँ पे। तो यही होता जाएगा, देखो कि सोडियम क्लोराइड आयंस यहाँ से तो निकलते जाएंगे इस वाली दीवार में से और इस वाले लिम्ब में से, लेकिन यहाँ से एंट्री करे जाएंगे, घुसे जाएंगे, क्योंकि क्या है, कंसंट्रेशन डिफरेंस है अंदर और बाहर। तो यहाँ पैसिवली घुसे जाएंगे, डिफ्यूज़ करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, और ये सब नज़ारा जो हम देख रहे हैं, यही तो है काउंटर करंट मैकेनिज्म का कमाल, कि वो सोडियम क्लोराइड आयंस को मेडुला में ही रोके हुआ इस तरह से, और कॉर्टेक्स में जाने नहीं दे रहा। नाउ इफ़ यू लुक एट द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो अंदर वाला फिल्ट्रेट देखते हैं और बाहर वाला फिल्ट्रेट ये मेडुला का। इफ़ यू लुक एट द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो अंदर वाला ये फिल्ट्रेट देखते हैं, अंदर का लिक्विड देखते हैं ये, और ये बाहर वाला लिक्विड देखते हैं, फ्लूइड ऑफ द मेडुला देखते हैं। दोनों में से कौन सा ज़्यादा कंसंट्रेटेड है? ऑफ कोर्स दिस, इट इज़ रिच इन सो मैनी
आयंस, लेकिन अंदर आयंस कम है। तो अगर वाटर को कंपेयर करो दोनों में से, ये वाले में से और ये वाले एरिया में से, कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे डाइल्यूटेड है एरिया और वाटर ज़्यादा है? हाँ, इस वाले लिम्ब में, डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है H2O की बात करें तो, और इधर H2O कम पड़ा है, तो वाटर विल स्टार्ट गोइंग आउट। सिंपल नॉर्मल ऑस्मोसिस हो रहा है एंड वाटर विल स्टार्ट ट्रेवलिंग, डिफ्यूजिंग आउट टू द आउटसाइड ओनली ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कि अंदर वाटर ज़्यादा है, ये हाइपोटोनिक सिचुएशन है, और बाहर है वाटर बड़ा कम, यानी हाइपरटोनिक एरिया है ये वाला सॉल्यूशन है जो, कौन सा, मेडुला वाला। यानी कि फिल्ट्रेट विल बिकम वेरी कंसंट्रेटेड नाउ एंड इट विल बी कॉल्ड यूरिन। तो ये यूरिन हाईली कंसंट्रेटेड हो गया क्योंकि वाटर बाहर निकला। वाटर इतना सारा बाहर क्यों निकला? क्योंकि बाहर वाटर कम था इस एरिया में। और ऐसा सब क्यों था? क्योंकि बाहर क्लोराइड आयन, सोडियम आयंस बहुत पड़े थे और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड था ये सारा एरिया। और ये सब क्यों हुआ? ये सारों का अमाउंट इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा हुआ है बाहर को? क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म होके दिखाया है अभी। Highly concentrated urine will be produced by the mammals and the birds, hypertonic urine. अब ये सारा लिक्विड घुस गया कलेक्टिंग डक्ट में। ये है ट्यूब, एक पाइप, कलेक्टिंग डक्ट, जो कई सारे नेफ्रॉन से यूरिन उठाती है, लेती है और नीचे मेडुला की तरफ जा रही है। देखो, डीप एंटरिंग इनटू द मेडुला। तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो लिक्विड है, again it is hypertonic as compared to the outside the medulla। इसका जो लिक्विड है ना मेडुला का, ये बहुत हाइपरटोनिक हो चुका है क्योंकि इसमें सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस भरपूर पड़े हैं, बहुत ज़्यादा पड़े हैं। और अंदर ये लिक्विड क्या है? डाइल्यूट है इन कंपैरिजन ऑफ द आउटसाइड लिक्विड। अतः फिर वही वाली बात होगी कि यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा और इट विल डिफ्यूज आउटसाइड ओनली ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस इन द वाटर। अंदर वाटर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बाहर वाटर कम है, तो वाटर विल फ्लो आउटसाइड। एक तो इससे यूरिन बहुत कंसंट्रेटेड हो जाएगा, हाइपरटोनिक और फर्दर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस कलेक्टिंग डक्ट, this pipe will also be secreting out यूरिया। ये यूरिया भी थोड़ी बहुत बाहर फेंकेगा, सिक्रीट करेगा फिल्ट्रेट में से। 3 मटेरियल्स, 3 चीज़ें, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस और यूरिया, ये तीनों ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं? मेडुला की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, इस एरिया की कंसंट्रेशन को बहुत बढ़ा रहे हैं सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस और यूरिया। ये यूरिया किसने फेंकी है बाहर? इसने, कलेक्टिंग डक्ट ने। कॉर्टेक्स और मेडुला में लॉट ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस इज सीन। देयर इज लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये है 300 मॉसमॉल पर केजी, और यहाँ पे है वैल्यू नीचे जाके, जब मेडुला में डीप चले जाओ तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 1200 मॉसमॉल पर केजी। अब ये मॉसमॉल क्या है? ये एक यूनिट है ऑस्मोलैरिटी का। और ऑस्मोलैरिटी क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। ऑस्मोलैरिटी, तो ये जो वैल्यूज़ है ना, ये कंसंट्रेशन दिखा रही है या ये ऑस्मोलैरिटी दिखा रही है, सीधा सीधा। तो आपको इसके द्वारा कंसंट्रेशन का पता चल रहा है, सॉल्यूट की ऑस्मोलैरिटी पता चल रही है। तो यहाँ पे कितनी है? 300 कॉर्टेक्स में, और नीचे जाते जाते हो गई है 1200, बहुत ज़्यादा।
और इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे सेटअप हो गया? All this is due to the counter current mechanism that we see this huge difference in the concentration in the cortex and the medulla region of the kidney. यहाँ 300, यहाँ 1200. इतना गाढ़ा हो गया यूरिन, इतना कंसंट्रेटेड हो गया यूरिन, नीचे जाते जाते कलेक्टिंग डक्ट तक नीचे पहुँचते पहुँचते यूरिन बहुत कंसंट्रेटेड हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, जो कि चाहते भी थे कि ऐसा ही हो. और ऑल दिस इज ड्यू टू द काउंटर करंट मैकेनिज्म विच लीड्स टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला. ये वैल्यूज हम याद रख लेते हैं. ये 300 है यहाँ पे, और नीचे जाते जाते यहाँ तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, वो भी याद कर सकते हो आप वैल्यूज़, लेकिन लास्ट में ये 1200 बताई है. इतना कंसंट्रेटेड हो जाता है यूरिन. द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, यानी कि किडनीज अपना फंक्शन कैसे कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है. इसमें हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म होता है इस सब के लिए जिम्मेदार, जिसमें हार्मोन्स होते हैं इन्वॉल्व, और ये फीडबैक है क्योंकि हार्मोन्स ज़्यादा या कम निकलते हैं तो रिस्पॉन्स होता है. तो हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन दैट इज इन्वॉल्व, JGA is involved, juxtaglomerular apparatus, and the heart too is involved. Suppose we take a study, there is excess loss of body fluid from the body. मतलब एक मनुष्य में से खूब सारा पानी निकल चुका है, बॉडी फ्लूइड बड़ा सारा चला गया है क्योंकि स्वेटिंग हुई है या तो बहुत ज़्यादा, या फिर ब्लीडिंग हो गई है बहुत ज़्यादा और ब्लड लॉस हो गया है, या वो वाटर नहीं पी रहा, वाटर इनटेक उसका बड़ा कम रहा है. ऐसे में क्या यूरिन हाइपरटोनिक निकलना चाहिए या हाइपोटोनिक यूरिन निकलना चाहिए बॉडी में से उस बंदे की? हाइपरटोनिक इज़ वेरी एसेंशियल बिकॉज दैट पर्सन कैन नॉट अफोर्ड द लॉस ऑफ वाटर नाउ. He already has less amount of water in the body, less body fluid, या you can say blood volume in that person, right? उसके बाद क्या हुआ? उससे क्या हुआ कि लेस ब्लड प्रेशर हुआ इन द एफरेंट आर्टीरियोल. ये जो ग्लोमेरुलस यहाँ बनाते हैं हम, यहाँ ये रहा ग्लोमेरुलस, ये है एफरेंट आर्टीरियोल विच ब्रिंग्स द ब्लड इनटू द बोमेंस कैप्सूल. तो इसके अंदर ब्लड फ्लो बड़ा स्लो हो जाएगा क्योंकि बॉडी फ्लूइड कम है, तो ब्लड प्रेशर भी इसका बड़ा लोअर डाउन हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. उससे क्या होगा कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो एफरेंट आर्टीरियल के अंदर होते हैं, उसकी लाइनिंग में होते हैं, उसकी वॉल में होते हैं, वो रेनिन एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, रिलीज करेंगे, सिक्रीट करेंगे. लेस ब्लड प्रेशर को भाप कर दे विल डिटेक्ट एंड दे विल प्रोड्यूस रेनिन. तो दे आर सेंसिटिव टू द प्रेशर डिफरेंस. ये जो रेनिन एंजाइम प्रोड्यूस किया इन्होंने, ये करेगा एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में बदल देगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्रिएट कर देगा. ये क्या है? एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट. एंजियोटेंसिनोजन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन प्लाज्मा बट प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर. एंजियोटेंसिन सेकेंड बनेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट से, बन जाएगा एंजियोटेंसिन सेकेंड. एंड आफ्टर दैट द एंजियोटेंसिन सेकेंड विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन हार्मोन फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स. ये किडनी है, किडनी के ऊपर यहाँ पे आपको पता है क्या पड़ा होता है? ये एड्रीनल ग्लैंड, जिसमें एक कॉर्टेक्स होता है आउटर और एक मेडुला. तो कॉर्टेक्स विल सिक्रीट एल्डोस्टेरॉन हार्मोन. एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? दिस विल प्रमोट मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम द फिल्टरेट. जो भी फिल्ट्रेट बनता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है और ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन होती है उसकी, वहाँ पे सोडियम आयंस ट्यूब्स के द्वारा, DCT के द्वारा, कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन, रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन. तो फिल्ट्रेट में से
जो आगे आगे बढ़ रहा था ट्यूब्स के अंदर, उसमें से सोडियम लिया जाएगा, बहुत सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये जो सोडियम आयंस फिल्ट्रेट में से एब्जॉर्ब हो गए हैं, तो अंदर क्या रह गया? अंदर बहुत सारा पानी रह गया। ऐसा होने के कारण अंदर, ट्यूबों के अंदर क्या हुआ कि फिल्ट्रेट हैज़ बिकम वेरी मच हाइपोटोनिक, क्योंकि उनमें से सॉल्यूट्स निकल गए हैं, बाहर को चले गए हैं, सोडियम आयंस बाहर चले गए हैं, तो हाइपोटोनिक हो गया अंदर का फ्लूइड एज कंपेयर टू द आउटसाइड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। So what will happen now? Water will always travel, diffuse from its higher concentration to its lower concentration, always. तो अंदर वाटर पाइपों में ज़्यादा है as compared to the outside concentrated solution, water will also go out. So more water will be now reabsorbed by the collecting ducts etc. than normal times. तो यही तो चाहिए था हमें कि जो बंदा स्वेट करके या ब्लीडिंग करके जिसमें बॉडी फ्लूइड कम हो चुका है, ब्लड वॉल्यूम कम है, उसको हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करना था, वही हो गया है। यानी काफ़ी वाटर उसमें से एब्जॉर्ब हो गया है, और इसका मतलब जीएफआर की वैल्यू भी अब बढ़ जाएगी। जीएफआर की वैल्यू अब बढ़ जाएगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा। पहले ये कम था शुरुआत में, जब बॉडी फ्लूइड कम होगा तो जीएफआर भी कम हो गया था, लेकिन अब ये इस रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के कारण बढ़ जाता है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है ये सारा मैकेनिज्म, जिसके कारण जीएफआर बढ़ता है, जिसके कारण ऑस्मोरेगुलेशन होता है। एक्सेस लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड में hypertonic urine will be produced due to RAS, यानी कि renin angiotensin system, RAS. So we are talking of hormonal feedback to do the osmoregulation for the body, how the kidney does the osmoregulation, that is maintaining the ion balance, fluid ion balance. Suppose there is excess loss of body fluid from a person's body due to sweating or due to some accident, bleeding, or due to less water intake. ऐसे में क्या होगा कि बॉडी फ्लूइड कम हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। सो हाइपोथैलेमस in the brain will analyze this. The hypothalamus in the brain will initiate the production of ADH, antidiuretic hormone, also called vasopressin, from the pituitary. So the pituitary will be secreting ADH due to signal from hypothalamus. And this ADH, इसका काम क्या है? ये एक हार्मोन जो कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है फ्रॉम द ट्यूब्स, फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, फ्रॉम द वॉल्स। तो वाटर इसमें से एब्जॉर्ब होने लग जाएगा, वाटर एब्जॉर्ब होने लग गया काफ़ी ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा, क्योंकि ऐसा चाहिए था उस पर्सन को। द पर्सन कुड नॉट अफोर्ड ह्यूज वाटर लॉस in the urine. Thus, all these steps taken by the body to maintain the homeostasis of the body, thus hypertonic urine will be produced. Also the ADH, antidiuretic hormone secreted by the pituitary, this will constrict the blood vessels so that there is high BP and thus there will be more GFR. So all this is leading to more GFR now than earlier. It will increase GFR. Now let us look at an opposite case entirely. How? That means a person who has been taking excess water, drinking a lot of water, say, excess water intake is there, excess blood volume is there, that means. So what will happen now? Excess fluid intake, blood volume. So this will produce ANF, more ANF now than normal, from the atrial wall of the heart.
Auricular walls, they will produce ANF, atrial natriuretic factor, atrial natriuretic factor ANF. This will lead to less renin production from the afferent arteriole. That is, the JG cells will produce juxtaglomerular cells of the juxtaglomerular apparatus. They will produce less renin than before, than from the normal value. अब रेनिन कम बनेगा तो उससे naturally the hypotonic urine now will be produced. बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा जैसे पहले केस पड़ा था। रेनिन के कम होने से सोडियम आयंस वगैरह एब्जॉर्ब नहीं होंगे अब की बार। They will remain inside the collecting duct. Water will also stay inside thus. Water भी अंदर रहेगा और ऐसे में खूब सारा water will also be lost. That is hypotonic urine. क्योंकि excess water निकालना है अब और ऐसे में GFR डाउन चला जाएगा. Glomerular filtration rate will go down now, decrease due to A and F, which is having antagonistic function to the renin-angiotensin system या mechanism. उसके opposite है ANF का role, बिल्कुल विपरीत, antagonistic to renin-angiotensin system. All the three, that is ADH, antidiuretic hormone, ANF and RAS, are known to have a control on the reabsorption of water in the collecting duct. Renal failure, kidney failure. Malfunctioning of the kidneys can lead to the accumulation of urea in the blood. That is uremia condition. More urea in the blood is called uremia, a disease, disorder. और ये होता कैसे है कि जब भी less blood reaches the kidneys due to abnormality, blood पूरा नहीं पहुंच पा रहा किडनीज तक, बड़ा अवरुद्ध है, कम कम जा रहा है किडनीज तक, तो उससे क्या होगा? लेस यूरिन प्रोडक्शन देन नॉर्मल नेचुरली, यानी कि लेस फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड ओवरऑल फ्रॉम द बॉडी, और यानी कि मोर एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया देन नॉर्मल इन द ब्लड. ब्लड में यूरिया रह जाएगी, लीडिंग टू किडनी फेलियर. Some more disorders of the excretory system. Renal calculi, that means stones, crystal salts deposition in the kidney, oxalates in the kidney, and this condition is called renal calculi. Glomerulonephritis, another condition, a disease. Here there is inflammation of the glomeruli of kidney. ये है ना ग्लोमेरुलस, ये लाल वाला, ये वाला एरिया ग्लोमेरुलस है. That means network of capillaries which is found inside the Bowman's capsule lying there. और इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसकी सूजन हो जाती है, डिजीज हो जाता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिजीज. डायलिसिस, a procedure, a process, also called hemodialysis, where artificial kidney is used to filter the blood of the patient whose both kidneys are unable to function. क्योंकि होता क्या है कि अगर एक डैमेज होती है तो दूसरी चल रही हो तो बंदा सर्वाइव कर लेता है. अगर दोनों ही गड़बड़ हो गई, दोनों ही डैमेज्ड हैं और नॉन फंक्शनिंग है, माल फंक्शनिंग है, तो हाउ विल द ब्लड गेट फिल्टर्ड? How will the urea be thrown out? Which filters simply by diffusion. Dialysis, 4-5 hours का प्रोसीजर है, ये प्रोसेस है. हीमोडायलिसिस, इसमें करते क्या हैं? इसमें एक कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड पेशेंट का लेते हैं, विच इज़ हैविंग द इम्प्योरिटीज, द नाइट्रोजनस वेस्ट्स विच आर टू बी थ्रोन आउट. इसको फिल्टर करना है इस ब्लड को. तो ये आर्टरी से ये वाला खून चला और फिर इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब ठंडा कर देते हैं, और पंप के द्वारा आगे पहुंचाया.
एंटीकोएगुलेंट इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस ब्लड, दैट इज हेपरिन। क्यों? ताकि कोएगुलेशन ना हो जाए ब्लड की, क्योंकि नॉर्मली तो ब्लड जल्दी से जम जाएगा, तो इसको जमने ना दें, उसके लिए एंटीकोएगुलेंट डाला गया इस ब्लड में। और आगे देखिए, ये आ गया डायलाइजिंग यूनिट, पूरा ये पूरा यूनिट है। और इसमें क्या है? सेलोफेन ट्यूब्स, पाइप्स हैं, देखो ये रेड रेड जो मैंने बनाई हैं, और इनको काफ़ी इधर उधर नेटवर्क सा बनाया गया है। क्यों भाई? क्योंकि ये जितना होगा नेटवर्क सा, उतना आराम से, उतना ज़्यादा फिल्टर हो पाएगा, ब्लड होगा फिल्टर। ये सेलोफेन मेम्ब्रेन वाली ट्यूब्स किसके अंदर हैं? ये हैं इस लिक्विड के अंदर, इसके अंदर है ये पड़ी हुई। और इसको बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। और इसकी कंपोजिशन बिल्कुल प्लाज्मा से मैच करती है, सेम कंपोजिशन होती है जैसे कि ब्लड प्लाज्मा। लेकिन उसमें, इस फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते, वो नहीं होते बस। बाकी ग्लूकोज, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस वगैरह सब होते हैं जैसे कि प्लाज्मा में मिलते हैं। अब ये जो सेलोफेन मेम्ब्रेन्स हैं, ये हाईली पोरस होती हैं, दे हैव पोर्स, टाइनी पोर्स, जिससे कि क्या होगा, यूरिया छिटक छिटक के बाहर जाएगी इसमें से, इस ब्लड में से, और बाहर फेंकी जाएगी, बाहर चली जाएगी, निकल जाएगी थ्रू सिंपल डिफ्यूज़न। इट विल डिफ्यूज़ आउट। वाई? क्योंकि यूरिया अंदर है और बाहर नहीं है। तो आपको पता है कि डिफ्यूज़न का प्रिंसिपल सिंपल है कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, यूरिया विल ट्रेवल आउटसाइड ड्यू टू दिस फैक्ट दैट इट इज़ देयर इन द ट्यूब्स एंड नॉट आउटसाइड। उससे क्या हुआ? ब्लड प्योरीफाई हो गया। नाउ दिस ब्लड, प्योरीफाइड ब्लड, फिल्टर्ड ब्लड, devoid of the nitrogenous waste, through a vein, it will be put into the vein of the patient. उसके साथ जोड़ देंगे इसको, और it will be entering into the body of the patient. जब दोनों ही किडनीज फेल हो जाती हैं तो किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, a way to filter the blood and save the person's life. A new kidney is put into the person, the patient. Kidney transplant. 1954 में वर्ल्ड का पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया गया बाय डॉक्टर चार्ल्स हफनेजल, and between identical twins it was done. In India, the Christian Medical College, Vellore, वहाँ पर 1971 में सक्सेसफुली ये किया गया किडनी ट्रांसप्लांट, पहला इंडिया के अंदर। डोनर जो किडनी देता है, उसके अंदर कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, उनके कुछ एक एंटीजन्स, ल्यूकोसाइट एंटीजन्स मैच किए जाते हैं। ये जो नॉन फंक्शनल किडनीज थी, जो ओल्ड किडनीज थी पेशेंट की, वो तो काम नहीं कर रही हैं, दे आर नॉन फंक्शनल। ऐसे में ये न्यू किडनी फ्रॉम द डोनर दे दी जाती है, ट्रांसप्लांट की जाती है। और ये देखो करते क्या है, इसमें यहाँ से यूरेटर को जोड़ दिया इस ब्लैडर में, ये यूरेटर है नई किडनी का, ट्रांसप्लांटेड किडनी का यूरेटर यहाँ जोड़ दिया जैसे ये जुड़े हुए थे। और इसी प्रकार से ये पेशेंट की आर्टरी आ रही थी और ये उसकी वेन, आर्टरी के साथ आर्टरी जुड़ गई, जोड़ दी जाती है। देखो इसकी किडनी की, नई किडनी की आर्टरी उसके साथ जोड़ दी गई, ऐसे वेन भी उसके साथ जोड़ दी गई टू अवॉइड एनी ट्रबल। क्योंकि चाहे जितनी मैचिंग कर लो, द बॉडी नोज कि फॉरेन मटेरियल हैज़ एंटर्ड, फॉरेन एलियन सब्सटेंसेस देयर। उसके लिए क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, सर्टेन केमिकल्स which will suppress the immune system of the patient, the recipient, for some while, for some time only. और उसके बाद धीरे 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 उसकी डोज कम करते रहते हैं, उसको कम कर देते हैं, फाइनली हटा देते हैं, क्योंकि तब तक वो उसको अपना लेता है। द एक्स्ट्रा और एक्सेसरी
excretory organs. Role of other organs in excretion. ये organs, इनका प्राइमरी फंक्शन तो कोई और है, कुछ और है, लेकिन ये कुछ मटेरियल्स को एक्सक्रीट भी करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, द लंग्स. CO2, lot of CO2 is released by the lungs, thrown out by the lungs, which is a harmful material. 18 liters per day approximately of CO2 is thrown out, along with lot of water also. The liver, the largest gland of the body, ये क्या क्या रिमूव करता है? Bile pigments, bilirubin, biliverdin, they are removed. Also cholesterol and some degraded steroids, they are thrown out along the feces through the liver. Also some drugs, vitamins are thrown out. The liver is also converting ammonia, the highly toxic, more dangerous substance, to less dangerous substance, that is urea, through ornithine cycle. Our skin, the primary function, protection and also cooling of the body. Protection and cooling is done by the skin, the primary functions. लेकिन ये excretory organ भी एक तरह बन के दिखाती है स्किन. कैसे भाई? कि स्वेट ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर जो कि स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, और स्वेट के कारण आपको पता है कूलिंग होती है, क्योंकि जो वाटर होता है स्किन के ऊपर, वो वाटर लॉस जो उड़ता है, वाटर से वाटर वेपर बनता है, तो वो बॉडी की हीट लेके ही वेपोरेट होता है वाटर. इसलिए बॉडी की क्या हो गई? कूलिंग. तो स्वेट प्रोड्यूस इज कूलिंग. और स्वेट में होता क्या क्या है? लॉट ऑफ वाटर, सोडियम क्लोराइड, some amount of urea, some amount of lactic acid, and through the sweat glands it is thrown out. Also the skin has sebaceous glands, ये वाले, which are branched, as you can see. They have these lobules like structures. They release the lipids, fatty acids, waxes and sterols from the body. They throw it out. The protective oily covering on the skin, ये काम होता है sebaceous glands का primary. Even the saliva, this is also known to release some nitrogenous waste outside.